हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी से हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं और 10 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। और आप चलिए देखते हैं कि आप 10 में से कितना स्कोर करते हैं। अगर ये चैनल पे जो कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 222 या आर्टिकल 345। अगर आपको इससे आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 330। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है: बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सर्किट बेंच के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर हाई कोर्ट करता है। ठीक है, चलिए चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा करता है। पिछले क्वेश्चन हम देखे थे अंडमान निकोबार का, इसमें देख रहे हैं लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दिया हुआ है तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल का और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यानी कि केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में की गई थी, याद रहेगा, जो कि कहाँ पे है, कोच्चि में है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा या कानून द्वारा संसद या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों में की संख्या में फेरबदल कौन कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून द्वारा संसद। यानी कि संसद ही है जो कि कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में फेरबदल कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स में कि संसद कानून द्वारा जजों की संख्या में बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, 56 में 10 थे। ठीक है, 1960 में 13, 77 में 17, 1985 में 25 और वर्तमान में इसकी संख्या 31 है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर काम करना है जज न्यायाधीश के रूप में, तो उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन दे देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
यानी केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो यहाँ पर दिया गया है 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74 संशोधन या फिर 76वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां 69 संशोधन। 69 संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यानी कि एनसीटी की स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1992 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत को 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ऑप्शन नंबर ए 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती जो प्रणाली है वो कितने जनसंख्या वाले राज्यों में है, यानी कि 15 लाख से 25 लाख, 20 लाख या फिर 30 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, यानी कि इसमें 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। यानी कि जो राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर होता है उसमें 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली होती है, जिसमें फर्स्ट लेवल पर ग्राम पंचायत, दूसरे लेवल पर पंचायत समिति और तीसरे लेवल पर जिला पंचायत होता है। चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कथन नंबर 2 कह रहा है कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। और तीसरा जो कथन है कह रहा है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम से, यानी कि मुख्यमंत्री के नाम पे लिया जाता है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा कि 2 और 3 होगा, केवल 3 होगा कि 1 और 2 3 होगा? इसका सही आंसर है 1, 2 सही होगा। यानी कि इसमें दिया गया है कि तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारिणी निर्णय राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन हम दिखाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ये सही है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये बिल्कुल सही है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये कथन नंबर 3 बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्य में सभी कार्यकारिणी निर्णय मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं बल्कि राज्यपाल के नाम पे लिया जाता है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, यानी कि उसकी ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि बिहार से उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य का विधानसभा या फिर संसद या फिर राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। या तो बिल्कुल आसान सा जवाब है राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह को इसको स्थानांतरण कर सकता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भाषाएं दिया गया है कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। भारत का यहाँ पे कुछ भाषा दिया गया है, सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। यहाँ पे 10 भाषाएं दिए गए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी। यानी कि इनमें से कौन सी जो भाषा था जो शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची के संशोधन के तहत। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो संशोधन हुआ था तो कौन सी भाषा शामिल था? तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए है कि 1 और 2 दोनों शामिल था, कि 2 और 3 दोनों शामिल था, कि 3 और 5 दोनों शामिल था, कि 4 और 5 दोनों शामिल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 5 शामिल था। यानी कि हम कह सकते हैं 3 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 5 जो था शामिल था। बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली क्या था, 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं क्या थी, शामिल थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके अपना स्कोर बताएं, और हो सके तो अपने से 10 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आप लोगों को भी पूरा क्विज पूरे समझ में आ जाए। और लास्टली फिर से मैं कह रहा हूँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।